हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डाइजेशन। अब डाइजेशन क्या होता है? यहाँ पर डाइजेशन की डेफिनेशन आपके सामने बिल्कुल क्लियरली लिखी हुई है। डाइजेशन इज द प्रोसेस, एक प्रक्रिया है बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन एंड केमिकली कन्वर्टेड सो दैट इट कैन बी एब्सॉर्ब्ड बाय द सेल्स टू मेंटेन वाइटल बॉडी फंक्शंस। अब डाइजेशन में हो क्या रहा है? डाइजेशन में ये बात हम लोगों को वैसे पता है कि डाइजेशन में खाना जो हम लोग खाते हैं उसको ब्रेक डाउन किया जाता है। ब्रेक डाउन होता है पहले खाना, उसके बाद फिर वो केमिकली कन्वर्ट होता है। केमिकली कन्वर्ट करने का मतलब से फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। इस ब्रेक डाउन फॉर्म में जो खाने में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये ब्रेक डाउन फॉर्म में सेल्स इनको यूज करता है और सेल्स यूज करके हमारे जो डिफरेंट बॉडी फंक्शंस हैं, वाइटल बॉडी फंक्शंस हैं, उनको परफॉर्म कराने में हेल्प करता है। समझ में आया? तो डाइजेशन किस लिए चाहिए होता है? हम लोग जो खाना खाते हैं उसके न्यूट्रिएंट्स जब ब्रेक डाउन होते हैं, ब्रेक डाउन होने के बाद वो सेल यूज करता है, सेल यूज करता है और सेल जब यूज करता है तो उसके बाद फिर डिफरेंट वाइटल बॉडी फंक्शंस जो होते हैं परफॉर्म हो पाते हैं। अगर हम लोग खाना नहीं खाएंगे और खाना खाने के बाद खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं आएगी और हम डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए डाइजेशन का बेसिक मतलब बस यही होता है कि खाना जो हम खाते हैं उसको ब्रेक डाउन करना और उसे केमिकली कन्वर्ट करना जो कि सेल्स यूज कर पाए और डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म हो पाए। तो ये डाइजेशन की एक तरीके से डेफिनेशन है, इसको हमने समझ लिया। अब ये डाइजेशन होता कैसे है? अब हमको ये समझना पड़ेगा कि डाइजेशन होता कैसे है। तो हमारे बॉडी में एक एलिमेंट्री कनाल पाई जाती है। एलिमेंट्री कनाल। अब एलिमेंट्री कनाल जो होता है वो इस डायग्राम से हम समझ लेते हैं एक बार कि एलिमेंट्री कनाल होता क्या है। एलिमेंट्री कनाल जो होता है एक लॉन्ग ट्यूब होता है एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ से लेकर एनस तक। जो पूरा कनाल होता है उसे कहते हैं एलिमेंट्री कनाल। अब देखो यहाँ पर ये माउथ है। एलिमेंट्री कनाल में क्या क्या होता है वो समझ लेते हैं। माउथ है, ईसोफेगस है, ईसोफेगस के बाद आता है एलिमेंट्री कनाल में स्टमक, उसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टीन, स्मॉल इंटेस्टीन के बाद आता है लार्ज इंटेस्टीन, उसके बाद फिर आता है एनस। तो ये एलिमेंट्री कनाल का पार्ट है। लेकिन आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे लिवर भी है, गॉल ब्लैडर भी है, पैनक्रियास भी है। तो लिवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास जो होते हैं वो एलिमेंट्री कनाल का पार्ट नहीं होते हैं, लेकिन डाइजेशन में काफी एसेंशियल रोल प्ले करते हैं। अगर ये तीनों चीजों को हटा दो, लिवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास को हटा दो, तो हमारे बॉडी में जो डाइजेशन होगा वो ठीक से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एलिमेंट्री कनाल में ये सारी चीजें होती हैं। माउथ हो गया, ईसोफेगस हो गया, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। लिवर की बात करें, गॉल ब्लैडर की बात करें और पैनक्रियास, ये तीनों चीजें जो होती है एलिमेंट्री कनाल का पार्ट नहीं होती हैं, पर ये डाइजेशन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और एसेंशियल रोल प्ले करती हैं। एसेंशियल मतलब इनके बिना काम नहीं चल सकता। सो दीज थ्री पार्ट्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम समझते हैं कि डाइजेशन कैसे होता है। एक तरीके से देखो, डाइजेशन हमने पहले भी, इसके पहले जो वीडियो हमने पढ़े हैं या वीडियो में हमने समझा है कि डाइजेशन जो होता है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। सो द डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ। तो माउथ में क्या होता है? माउथ में पहली बात तो हमने टीथ के बारे में पढ़ा था। तो वहां पे क्या होता है, खाना जो होता है माउथ में च्यू होता है और साथ ही साथ उसमें सलाइवा भी होता है। माउथ में सलाइवा भी होता है। सलाइवा जो होता है उसमें होता है सैलरी अमाइलेज, और ये जो सैलरी अमाइलेज होता है ये क्या करता है कि खाने में जो स्टार्च होता है उसको शुगर में ब्रेक कर देता है। ओके, तो माउथ की बात हम लोग करेंगे तो द डाइजेशन जो होता है दैट इज समथिंग व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ, जहाँ पे खाना च्यू होता है एंड मिक्सेस विद सलाइवा। सलाइवा में क्या होता है? सैलरी अमाइलेज होता है। सैलरी अमाइलेज क्या करता है कि जो फूड में स्टार्च होता है उसको ब्रेक डाउन करके शुगर में कन्वर्ट कर देता है। अब हमने ये भी समझा है कि माउथ में जो सैलरी अमाइलेज काम करता है, सैलरी अमाइलेज जो होता है वो 30% ऑफ द स्टार्च या 30% ऑफ द कार्बोहाइड्रेट को ही शुगर में कन्वर्ट करता है। रेस्ट ऑफ इट इज डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि हम आगे समझेंगे। इसके बाद हमने समझ लिया माउथ के बारे में। माउथ में दो चीजें क्या इंपॉर्टेंट थी, एक चीज थी कि फूड च्यू होता है और दूसरी चीज होती है वो सलाइवा से मिक्स हो जाता है। तो ये हमें क्लियर हो गया है। अब देखो, जब माउथ में खाना च्यू हो जाता है उसके बाद खाने को ट्रांसफर होना होता है स्टमक में। तो स्टमक में ट्रांसफर करने के लिए जो पाइप होती है उसे हम लोग कहते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस को फूड पाइप भी कहा जाता है। लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट समझने वाली ये चीज है कि ईसोफेगस में कोई एंजाइम नहीं होता है, इसीलिए ईसोफेगस में कोई डाइजेशन भी नहीं होता है। ईसोफेगस सिर्फ खाने को माउथ से स्टमक में ट्रांसफर करने के लिए एक पाइप होता है।
ओके। दूसरी चीज ये होती है कि जब खाना हमारे एलिमेंट्री कनाल के थ्रू मूव कर रहा होता है, यानी कि हमारे गट के थ्रू जब खाना मूव कर रहा होता है, तो उसको पुश करना पड़ेगा। भाई माउथ से ईसोफेगस में खाना जाएगा या फिर ईसोफेगस से जब स्टमक में खाना जाएगा, तो खाने को एक इस डिफरेंट पोर्शंस के थ्रू, जो एलिमेंट्री कनाल के डिफरेंट पोर्शंस हैं उसके थ्रू उसको पुश करना होता है। तो ये जो पुशिंग मूवमेंट होता है, जो पुशिंग ऑफ फूड होता है, उसी को हम लोग कहते हैं पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। क्या कहते हैं? पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस का मतलब होता है पुशिंग ऑफ फूड, पुशिंग ऑफ फूड। ठीक है। तो जो मूवमेंट ऑफ फूड होता है थ्रू द एलिमेंट्री कनाल और थ्रू द गट इज थ्रू द पेरिस्टालिटिक मूवमेंट। पेरिस्टालिसिस मतलब पुशिंग ऑफ फूड। तो अब खाना, अब यहाँ पर खाना क्या हो रहा है? ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में आया। ओके। तो अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पर जो ईसोफेगस कनेक्टेड है स्टमक से, और स्टमक जो है कनेक्टेड है किससे? स्मॉल इंटेस्टीन से, राइट। सो ये स्मॉल इंटेस्टीन है। अब जब खाना ईसोफेगस से, माउथ से ईसोफेगस से होते हुए स्टमक में आता है, तो ये मेक श्योर करना होता है कि खाना का बैकफ्लो ना हो, मतलब स्टमक में खाना आ गया उसके बाद खाना वापस से ईसोफेगस में ना जाए, उसके लिए हर जगह, मतलब जो कनेक्टिंग लिंक होता है एक तरीके से ईसोफेगस से स्टमक जहां कनेक्ट हो रहा है, स्टमक से जहां पर स्मॉल इंटेस्टीन कनेक्ट हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टीन से जहां पे लार्ज इंटेस्टीन कनेक्ट हो रहा है, वहां पर पाए जाते हैं स्फिंक्टर मसल्स। कौन से मसल्स होते हैं? स्फिंक्टर मसल्स। ये स्फिंक्टर मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ फूड। तो इससे क्या होता है? बैकफ्लो ऑफ फूड नहीं होता है। ये स्फिंक्टर मसल्स क्या होते हैं? प्रिवेंट करते हैं बैकफ्लो ऑफ फूड। तो यहाँ पर हमने दो चीजें समझी, एक हमने समझा पेरिस्टालिसिस मूवमेंट और दूसरी चीज हमने समझी स्फिंक्टर मसल्स। अब देखो स्टमक में खाना आया, स्टमक की जो वॉल होती है ना, स्टमक की जो वॉल होती है वो मस्कुलर वॉल होती है। मस्कुलर वॉल होने की वजह से जो स्टमक की वॉल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है और स्पैंड करती है। कॉन्ट्रैक्ट और स्पैंड करने की वजह से फूड जो होता है वो मिक्स होता है। फूड जो होता है एंजाइम्स के साथ, जो भी एंजाइम्स स्टमक में सीक्रेट होते हैं वहां पर मिक्सिंग ऑफ फूड विद एंजाइम्स होता है। एंड ऑल्सो क्योंकि वो स्पैंड और कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से फूड का डाइजेशन भी, फर्दर डाइजेशन जो होता है माउथ के बाद, जो फर्दर डाइजेशन होता है वो स्टमक में होता है, वो यहाँ पर होता है क्योंकि मस्कुलर वॉल होती है जो कि कॉन्ट्रैक्ट और स्पैंड करती है। और साथ ही साथ हमने क्या समझा कि इस जो स्टमक की वॉल होती है उसमें ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं वो सिक्रीट करती हैं गैस्ट्रिक एंजाइम्स और यहाँ पर खाने के साथ मिक्स हो जाती हैं। अब हम स्टमक में एक चीज समझते हैं कि स्टमक के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, तो स्टमक में कि जो स्टमक की जो वॉल होती है उसमें होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूस। क्या सिक्रीट करते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम एंजाइम्स के बारे में बात कर रहे हैं। गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस इज अ काइंड ऑफ एंजाइम जो कि स्टमक की वॉल सिक्रीट करती है। अब ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है ये तीन चीजों का मिलकर बना होता है। पहला होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा होता है पेप्सिन, और तीसरी चीज होती है इसमें म्यूकस। क्या होता है? म्यूकस। ओके। तो गैस्ट्रिक जूस के बाद जो कि स्टमक पर सिक्रीट होता है उसमें तीन चीजें होती हैं, एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम ये होता है कि हम ये एक तरीके से खाने को एसिडिक बना देता है, राइट। दूसरी चीज ये होती है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है हमारे बॉडी में जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के साथ साथ कई बार कुछ डर्ट, कोई गंदगी या फिर कोई बैक्टीरिया या फिर कोई ऐसे फॉरेन मटेरियल जो होता है, वो फॉरेन बॉडीज होती हैं जो कि अनवांटेड फॉरेन बॉडीज होती है, वो खाने के साथ हमारे बॉडी में आ जाती हैं। तो जब खाना स्टमक में पहुंचता है तो वहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है कि इस डर्ट को या फिर इस फॉरेन बॉडी को या फिर इस बैक्टीरिया हो गया या फिर वायरस को क्या करेगा? कैप्चर करेगा एंड डिस्ट्रॉय कर देता है। उसको कैप्चर करके डिस्ट्रॉय कर देता है, तो हमारा फूड जो होता है उसमें से ये चीजें निकल जाती हैं बिकॉज हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। किसको डिस्ट्रॉय करता है? कोई फॉरेन बॉडी हो गई, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया या फिर कोई डर्ट, गंदगी आ गई तो उसको डैमेज कर देता है। दूसरा काम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या होता है, ये जो पेप्सिन यहाँ पर है ना, गैस्ट्रिक जूस में जो पेप्सिन लिखा हुआ है ये एक्चुअली इस फॉर्म में नहीं होता, ये इनएक्टिव पेप्सिनोजेन के फॉर्म में होता है। तो ये किस फॉर्म में होता है? इनएक्टिव पेप्सिनोजेन। तो इनएक्टिव पेप्सिनोजेन के फॉर्म में होता है।
उसको क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है? एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। अभी जो एक्टिव पेप्सिन होता है, पेप्सिन का क्या काम होता है? पेप्सिन जो होता है वो पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। किसके लिए? अब ये पेप्सिन जो होता है पार्शियल डाइजेशन, एक्चुअली होता है क्या है, जब स्टमक में आते हैं तो प्रोटीन का पूरा डाइजेशन नहीं होता है, पार्शियल डाइजेशन होता है। और जो पार्शियल डाइजेशन होता है वो क्या कैसे होता है? पेप्सिन के थ्रू होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। किसका डाइजेशन? प्रोटीन का डाइजेशन कौन करवाता है? पेप्सिन करवाता है। उसके बाद तीसरी चीज हमने देखी म्यूकस। गैस्ट्रिक जूस में म्यूकस भी है। म्यूकस जो होता है एक वाटरी सब्सटेंस होता है जो कि स्टमक वॉल को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एसिड अटैक। क्योंकि देखो क्या क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो कई बार स्टमक की जो वॉल होती है उसको अटैक कर देता है। तो स्टमक वॉल को अटैक करने से प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस होता है। म्यूकस क्या करता है कि प्रिवेंट्स और प्रोटेक्ट्स द स्टमक वॉल फ्रॉम द एसिड अटैक। कई बार हमारे स्टमक में एसिडिटी भी हो जाती है, तो वो एसिडिटी इसी वजह से होती है क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से ही एसिडिटी होती है। तो म्यूकस नॉर्मली तो उस चीज को कवर कर लेता है, प्रोटेक्ट कर लेता है स्टमक वॉल को, पर कभी कभी इसकी प्रेजेंस की वजह से, HCl की प्रेजेंस की वजह से हम लोग को एसिडिटी की भी प्रॉब्लम झेलनी पड़ जाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर डाइजेशन क्या हुआ? यहाँ पे जो स्टमक में सिर्फ गैस्ट्रिक जूस की वजह से बस इतना हुआ कि पहली बात तो डर्ट है वो हट गया, दूसरी बात है कि पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन हो गया, और तीसरी चीज होती है कि म्यूकस जो होता है प्रोटेक्ट करता है स्टमक वॉल फ्रॉम द एसिड अटैक। अब इसके बाद क्या हुआ? स्टमक का काम हम समझ लिए। स्टमक के बाद खाना कहाँ मूव कर रहा है? खाना मूव कर रहा है स्मॉल इंटेस्टीन में। अब स्मॉल इंटेस्टीन जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि इसमें कंप्लीट डाइजेशन होता है, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। तो ये जो देखो यहाँ पर तो पार्शियल डाइजेशन हुआ स्टमक में, लेकिन बाकी सारा डाइजेशन जो बचा रह जाता है वो स्मॉल इंटेस्टीन में होता है। तो स्मॉल इंटेस्टीन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, जहाँ पे कंप्लीट साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन कहते हैं। किसको? साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन इज स्मॉल इंटेस्टीन। अब देखो स्मॉल इंटेस्टीन में क्या होता है। स्मॉल इंटेस्टीन जैसे ये है, स्मॉल इंटेस्टीन में लिवर से बाइल जूस आता है, ओके, और पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस आता है। तो यहाँ पर लिवर और पैनक्रियास का काम हमें समझ में आ रहा है। एक्चुअली होता है क्या, बाइल जो होता है गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, और जब रिक्वायरमेंट होती है तो गॉल ब्लैडर से लिवर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रहता है गॉल ब्लैडर में बाइल, तो लिवर जो होता है गॉल ब्लैडर से बाइल को ले लेता है। उसके बाद फिर लेने के बाद उसको क्या करता है? ट्रांसफर करता है किसमें? स्मॉल इंटेस्टीन में बाइल जूस को, और पैनक्रियास से क्या आता है? पैनक्रियाटिक जूस आता है। तो यहाँ पर हमें स्मॉल इंटेस्टीन में ये समझना पड़ेगा, जो स्मॉल इंटेस्टीन होती है ये पहली बात तो साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन होती है। दूसरी बात ये होती है इसमें आता है बाइल जूस। बाइल जूस कहाँ से आता है? लिवर जो होता है वो देता है बाइल जूस। और बाइल जूस क्या होता है? खाने को एल्कलाइन बना देता है, ठीक है। लिवर बाइल जूस देता है, और पैनक्रियास जो होता है वो देता है पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। और बाइल जूस जो होता है वो खाने को एल्कलाइन बना लेता है। अब बाइल जूस का काम क्या होता है? बाइल जूस का काम ये होता है कि ये हेल्प करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स का मतलब ये होता है कि फैट्स के जो लार्जर ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको तोड़ के स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, इसी को कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। तो बाइल जूस का दो काम होता है। पहले काम ये होता है कि खाने को अल्कलाइन बनाता है, और दूसरा काम ये होता है कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स करता है, जिसकी वजह से फैट के जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर लार्जर जो ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको तोड़ के स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, तोड़ देता है खाने को एक तरीके से। पैनक्रियाटिक जूस का काम क्या होता है? पैनक्रियाटिक जूस जो होता है उसमें दो तरीके के एंजाइम्स होते हैं, एक होता है ट्रिप्सिन और एक होता है लाइपेज। ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। अब हमने समझा था कि स्टमक में पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन होता है विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन, लेकिन जब खाना स्मॉल इंटेस्टीन में आता है तो यहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस में जो ट्रिप्सिन होता है वो खाने को वो क्या कहता है? प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। और एक और चीज होती है पैनक्रियाटिक जूस में, इसको हम लोग कहते हैं लाइपेज। लाइपेज जो होता है वो इमल्सिफाइड फैट्स को फर्दर ब्रेक डाउन करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो
अब हम समझ लेते हैं बाइल जूस, हमने समझ लिया। तो बाइल जूस क्या करता है? पहली बात तो बाइल जूस फूड को एल्कलाइन बनाता है, और दूसरा काम होता है इसका इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ओके, अब हमने क्या बात की? पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस का काम क्या हो? पैनक्रियाटिक जूस में दो तरीके के एंजाइम्स होते हैं, एक होता है ट्रिप्सिन और एक होता है लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? प्रोटीन डाइजेशन, जो कि ट्रिप्सिन का काम होता है। और लाइपेज जो होता है, इट ब्रेक्स डाउन द इमल्सिफाइड फैट। समझ में आया? ब्रेक डाउन इमल्सिफाइड फैट। तो अब देखो ये सारा काम जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो रहा है। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में एक और चीज रह जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस जो होता है वो इंटेस्टीन की जो वॉल होती है उसमें ग्लैंड्स होते हैं। इंटेस्टाइनल जूस जो होता है, इंटेस्टीन होती है, स्मॉल इंटेस्टीन होती है, स्मॉल इंटेस्टीन की वॉल होती है, उसमें ग्लैंड्स होते हैं, वहां से ये सीक्रेट होता है। क्या चीज सीक्रेट होती है? इंटेस्टाइनल जूस। अब इंटेस्टाइनल जूस जो होता है क्या काम करता है? कंप्लीट डाइजेशन फॉर एब्जॉर्प्शन। ओके, तो एब्जॉर्प्शन, देखो यहाँ पर सब कुछ हो गया, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स हो गया, प्रोटीन डाइजेशन हो गया, ब्रेकडाउन ऑफ एमल्सिफाइड फैट्स हो गया। लेकिन इंटेस्टिनल जूस का काम क्या होता है? इंटेस्टिनल जूस का काम ये होता है कि ये क्या करता है? फाइनल डाइजेशन बिफोर एब्जॉर्प्शन। मतलब एब्जॉर्प्शन होने से पहले जो फाइनल डाइजेशन रह जाता है वो इंटेस्टिनल जूस करता है। तो इंटेस्टिनल जूस का काम होता है फाइनल डाइजेशन बिफोर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो फाइनल डाइजेशन बिफोर एब्जॉर्प्शन जो होता है वो इंटेस्टिनल जूस का काम होता है। इसमें होता क्या है? अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब आया तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया पूरा पूरा। प्रोटीन जो था वो कन्वर्ट हो गया अमीनो एसिड्स में, टूट के अमीनो एसिड्स बन गए। और जो फैट्स रह जाता है, फैट जो होता है वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में टूट के बन जाता है। तो यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन मतलब ये होता है कि हम कहते हैं ना कि इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है और कंप्लीट डाइजेशन करवा देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या समझा? हमने ये देखा कि कंप्लीट डाइजेशन का मतलब क्या होता है। कंप्लीट डाइजेशन का मतलब ये होता है कि कार्बोहाइड्रेट जो हो गया वो कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट गैस कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। ओके, उसके बाद फिर प्रोटीन जो होता है गैस कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स, मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है अमीनो एसिड्स में। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, एंड फैट्स जो होता है वो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में टूट के बन जाता है, प्लस ग्लिसरॉल। अब इसके बाद अब खाना तो डाइजेस्ट हो गया। खाना डाइजेस्ट होने के बाद, खाना जो होता है डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद फिर उसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो एब्जॉर्प्शन जो होता है विलाई के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग होती है ना, उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं विलाई। विलाई से ही जो खाना डाइजेस्ट होता है वो खाना विलाई के थ्रू एब्जॉर्ब होके ब्लड में चला जाता है एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो विलाई इस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है। और विलाई कहाँ प्रेजेंट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर लाइनिंग होती है उसमें ये विलाई प्रेजेंट होते हैं, जो कि खाना डाइजेस्ट होने के बाद डाइजेस्टेड फूड को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ब्लड में ट्रांसफर कर देते हैं, उसके बाद फिर वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल। तो अगर पूछे कोई कि लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल कौन होता है, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो लार्ज इंटेस्टाइन ये है, पर लार्ज इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट पार्ट नहीं होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है और ये साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन होता है। अब देखो जो रिमेन्स बच जाते हैं, जो बच गया, खाना डाइजेस्ट हो गया, खाना डाइजेस्ट होने के बाद विलाई के थ्रू एब्जॉर्ब हुआ, ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो गया, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि अनवांटेड होती हैं या फिर डाइजेस्ट नहीं हो सकती, तो वो जो रिमेन्स बच जाते हैं वो रिमेन्स चले जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में।
और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता है, ओनली वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। तो एक्स्ट्रा पानी जो रह जाता है खाने में उसको लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद जो भी बच जाता है, द रिमेनिंग पार्ट आफ्टर द रिमेन्स हैव बीन फ्रॉम द रिमेन्स आफ्टर द वाटर हैज बीन एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन, इन द लार्ज इंटेस्टाइन फ्रॉम द रिमेन्स, द रिमेनिंग जो भी रह जाता है, जो भी अनवांटेड मटेरियल रह जाता है, दैट इज समथिंग व्हिच इज पास्ड आउट थ्रू द एनस। एनस के थ्रू वो जो अनवांटेड पार्ट होता है या फिर जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है या फिर जो भी रिमेन्स बच जाते हैं आफ्टर वाटर एब्जॉर्प्शन द लार्ज इंटेस्टाइन, दैट इज समथिंग व्हिच इज पास्ड आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस। ओके, तो ये चीज हमने समझी। तो यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन का हम लोग का काम क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है, ठीक है, रिमेन्स आर सेंट टू द लार्ज इंटेस्टाइन, जहां पे सिर्फ होता है वाटर एब्जॉर्प्शन एंड expulsion of unwanted part, unwanted material, expulsion of unwanted और undigested कह सकते हो आप material through anus, एनस के थ्रू क्या होता है, अनवांटेड मटेरियल जो होता है वो बॉडी के बाहर चला जाता है। सो दैट इज ऑल फॉर डाइजेशन। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो thoroughly. Please like, share, subscribe, and thanks for watching.